हर लाल रंग सिंदूर थोड़ी ना होता है मेरे दोस्त कि मैं तेरी मांग सजाऊंगा ये मेरा वादा है। प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट मिलकर के बनाते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ध्यान से सुनिए इस बात को, यही वो चीज है जो आपको बहुत काबिल बनाएगी। कहते हैं घर वाले हम लोगों से कहते हैं बहुत आती कह दिल हवा, मतलब बहुत अधिकता कह दिए, हद कर दिए हैं, है ना। वो गोविंदा ने भी कहा था कि हद कर दिया आपने। जैसे देखिए वो यामी गौतम नहीं है, फेयर लवली का प्रचार करती है, 4 हफ्तों में गोरा रंग पाइए, दुपट्टा हटाइए, निखार ले आइए, पता नहीं कौन ग्लो लवली, फेयर लवली, दुनिया भर के प्रचार आता है कि नहीं आता। इसके बीच में प्रीपोजिशन डाला गया है, तो इससे हमें यह समझ में आता है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यही दोनों को अगर हल कर दिया जाए, अब कौनो विधि लगा ला, चाहे तो आप सिरधरा 4 लगा लीजिए। तो चलिए गए, जैसा कि आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस कैसे आप बनाएंगे। अगर होमोफोन्स ने आपने मेरे पीछे बताई गई 4 विधियों से लर्न कर लिया है, तो फिर आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता, करेक्ट तरीके से आप एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे और 2 मार्क्स आसानी से ले लेंगे। ठीक है जी, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आपको इजीली कैसे फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताऊं। देखिए, अगर आपको पता चल गया कि एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है, एग्री हो जाना होता है, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, राइट। अगर आपको ये पता चल गया है, तो अब आगे सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये सुनिए जरा। अब ये स्वीकार करना के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो फंक्शन होता है ये वर्ब होता है, यानी कि इस एक्सेप्ट वर्ड का जो फंक्शन होता है ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, वो वर्ब होता है, ये क्रिया का रोल प्ले कर सकता है। और यहाँ पे जो एक्सेप्ट लिखा गया है, ये होता है बच्चे प्रीपोजिशन, इसको आप प्रीपोजिशन कह सकते हैं। हालांकि ये वर्ब के जैसा भी यूज होता है, लेकिन अभी आपकी क्लास में ये थोड़ा ओवर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको से चाहता हूं कि आप इसको प्रीपोजिशन के रूप में ही समझे। तो ये एक्सेप्ट जो था वो वर्ब के जैसा रोल प्ले कर सकता है, ये वाला एक्सेप्ट जो है ये प्रीपोजिशन। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ना कि हर एक वर्ड का अपना पोजीशन होता है। जैसे हर लाल रंग सिंदूर थोड़ी ना होता है मेरे दोस्त, हर लाल कलर जो है वो सिंदूर नहीं होता है कि वह आप किसी की मांग में उठा के सजा देंगे। समझ रहे हैं ना कि मैं तेरी मांग सजाऊंगा ये मेरा वादा है, समझ पा रहे हैं? आइए वापस देखिए इसको। तो यहां पर अगर आप वर्ड का अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ पाते हैं, तो फिर उसका उसी स्थान पर प्लेस भी तो रखेंगे, है ना। आपने क्रीम खरीद लिया तो क्या पीटीएम पोतेंगे आप? नहीं, आपको उसका एक उचित एक प्रॉपर प्लेस होगा, वहां पर आप लगाएंगे। वैसे ही जैसे हमें पता चलेगा कि ये वर्ब है, उस तरह से हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में अपना वर्ब का एक पोजीशन होता है, वहीं पर उसे हम रखेंगे। आशा करता हूं मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो हमें जैसे पता चला कि ये एक्सेप्ट जो है ना एक वर्ब है, तो इसे हम सेंटेंस में वर्ब के जैसा यूज करेंगे। जैसे यहां पर किताबी एग्जांपल जो लिखा गया उसको हम देखते हैं, हम अपना बनाएंगे, हम खुद से बनाएंगे, हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम समझेंगे लॉजिक क्या होता है, उसको कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो उस पर हम काम करते हैं। यहां पे देखिए ये लिखा ना, ही एक्सेप्टेड माय प्रेजेंट्स, उसने स्वीकार कर लिया। ध्यान दीजिए बच्चे, ये वर्ब के रूप में लिखा गया और ये सेकंड फॉर्म लिखा गया। और मैं 20 बार नहीं बल्कि 20 लाख बार बोल चुका हूं कि वर्ब का मतलब टेंस होता है, और टेंस जो होता है वही वर्ब होता है। तो यहां पर देख रहे हैं आप, जो ये V2 लिखा गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो लिखा गया है ना, ये टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए ना, तो वो दुनिया का पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता, दूसरा कोई टेंस में नहीं हो सकता है। तो यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब हम कहेंगे ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया, माय प्रेजेंट्स, मेरे उपहारों को, मेरे दिए गए गिफ्ट को उसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। देखो मैं अपने से बनाएंगे, हम बनाएंगे कि मैंने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया, ठीक है, मेरे पिताजी मेरा हर रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं। तो मतलब कुछ अपने से बनाइए, टेंस चाहे जो भी होगा, जैसे भी टेंस होगा वहीं पर उस टेंस में वर्ब को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं कि मैं उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया, आई, अब स्वीकार कर लिया, मैं भी पास्ट में बनाना चाहता हूं तो मैं भी कह लेता हूं आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार कर लिया ही जिया हर प्रपोजल, राइट। यहां पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप बना लीजिए, मेरे पिताजी मेरे प्रपोजल को स्वीकार कर लेते हैं, मेरे रिक्वेस्ट को मान लेते हैं। यहां बनाइए माय फादर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और स्वीकार कर लेते हैं ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब क्या होता है, V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में एस या ईएस भी ऐड करते हैं। तो माय फादर एक्सेप्ट, यहां पर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सिंगुलर होने की वजह से हो जाएगा एक्सेप्ट्स। माय फादर एक्सेप्ट्स माय प्रपोजल, मेरे प्रपोजल को मेरे पिताजी क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये था तरीका, जिस तरीके से आप क्या करेंगे, बड़े आसानी से उसको रख पाएंगे। अब यहीं पर देखिए जो सिवा लिखा है एक्सेप्ट, ये प्रीपोजिशन होता, आप इसको कैसे बनाएंगे? तो मैं बताऊं, इसमें जो लिखा गया है उस पर घबराइए मत। क्या लिखा हुआ है कि एवरी स्टूडेंट, यहां पे मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं, एवरी स्टूडेंट्स
एक्सेप्ट सुरेश। तो ये एक्सेप्ट जो लिखा गया बच्चे ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट मिलकर के बनाते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ध्यान से सुनिए इस बात को, यही वो चीज है जो आपको बहुत काबिल बनाएगी। तो ये बन गया हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। और मैं आपको बताऊं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगी या तो फिर एडवर्ब का काम करेगी। अब कौन गधा बालक होगा या फिर कोई जो है बहुत नासमझ ही होगा जो इस बात को हमसे पूछेगा कि एडजेक्टिव कब गुरुजी कहेंगे, अब कब इसको एडवर्ब कहेंगे। अरे मेरे भाई, किसी को आप एडजेक्टिव कब कहेंगे, किसी को आप मास्टर टीचर कब कहेंगे जब वो पढ़ाता रहेगा, तो किसी को एडजेक्टिव आप कब कहेंगे जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा हो। और मैं आपको बता बता के थक गया हूं कि नाउन प्रोनाउन को सजाने वाले ब्यूटी पार्लर का नाम एडजेक्टिव है, और इसके अलावा जिसने ठेका लिया है किसी को सजाने का वो क्या है, वो एडवर्ब है। ठीक है, तो अभी यहां पर मैं कहूं कि हर एक छात्र जो है सुरेश के अतिरिक्त पास हो गया, किसको, एग्जाम को पास कर गया। तो यहां पर ये जो एक्सेप्ट सुरेश है ना, ये एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा सेंटेंस आपको लर्न नहीं करना है, आपको खुद से अपना एक सेंटेंस बनाना है कि स्कूल जो है संडे के अलावा, संडे को छोड़ करके हर दिन खुला रहता है। आप बड़े आसानी से बनाइए कि स्कूल इज ओपन, स्कूल इज ओपन, स्कूल जो है वो खुला रहता है एक्सेप्ट संडे। ये लीजिए, यानी कि संडे को छोड़ करके स्कूल जो है वो हर दिन खुला रहता। समझ रहे हैं? आप अपने से बनाइए कि मैं बर्गर के अलावा सब कुछ खाता हूं, आई ईट एवरीथिंग, मैं सब कुछ खाता हूं, आई ईट एवरीथिंग। आप नहीं कह पाएंगे कि मैं सब कुछ खाता हूं, आई ईट एवरीथिंग, मैं सब कुछ खाता हूं एक्सेप्ट बर्गर, बर्गर को छोड़ करके, एक्सेप्ट फास्ट फूड, एक्सेप्ट ऑयली थिंग्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाता है ना, तो फिर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आप देख लीजिए एक बार नोटिस करके, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, इसके बाद जो संडे लिखा गया है वो इसका ऑब्जेक्ट है। और मैं बच्चे आपको बताऊं कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। तो मुझे बताइए, संडे क्या किसी दिन का नाम नहीं है? है ना, इसका मतलब ये नाउन है। अब यहां पे देख लीजिए, एक्सेप्ट फास्ट फूड, ये जो खाने वाली चीज है उसको हम फूड कहते हैं, तो यहां पर ये भी क्या तुम्हारा है, नाउन हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करना धीरे धीरे सीख रहे हैं। अभी रुकिए जरा, मैं आपको और भी बातें शेयर करने वाला हूं जो समझते हैं। यहां पे देखिए दूसरा लिखा गया एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और इस एक्सेस का मतलब होता अति या अधिकता। यहां पर देखिए ये दोनों के दोनों जो शब्द दिए गए हैं वो दोनों के दोनों हैं नाउन। एक्सेस का मतलब पहुंच, ना कहते हैं कि हमार फलाने तक पहुंचिए, हमार मोदी तक पहुंचिए, यानी मेरी वहां तक पहुंच है। ठीक है, कभी आप देखिए ब्राउजिंग करते हैं मोबाइल में ना, कुछ आप खोलते हैं इंटरनेट वगैरह, तो एक्सेस करता है। एक्सेस मतलब जो भी आप क्लिक किए हैं ना, अभी वहां तक सर्च कर रहा है, वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं टू एंटर, प्रवेश करना, पहुंचना, इसको बोलते हैं एक्सेस करना। ठीक है, अगर आपने इसका दूसरा मीनिंग लर्न कर रखा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लर्न कर रखा है तो मेरे साथ सीखिए, धीरे धीरे जुटाइए। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि फिदा होना पड़ता है, समय देना पड़ता है चीजों को समझने के लिए, तो समय दीजिए आप। ठीक है, और आपके पास स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारा समय है। तो ये जो एक्सेस लिखा गया है और ये जो एक्सेस लिखा गया है, ये दोनों के दोनों क्या है, नाउन है। पर बच्चे ध्यान रखना कि अगर ये नाउन है तो हमें अपने सेंटेंस में इनको नाउन के जैसा यूज करना होगा। अब नाउन के क्या फंक्शन हो सकते हैं? नाउन का फंक्शन सब्जेक्ट बनना हो सकता है, नाउन का फंक्शन ऑब्जेक्ट बनना हो सकता है, नाउन का फंक्शन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना हो सकता है, नाउन का फंक्शन कॉम्प्लीमेंट बनना हो सकता है, नाउन का फंक्शन वोकेटिव केस में आना हो सकता है, नाउन का फंक्शन केस इन अपोजिशन हो सकता है। तो बहुत सारे नाउन के फंक्शन है, लेकिन आप किसमें यूज करते हैं, आप कितना कुशल है, आपका लेवल कितना अच्छा है, आप उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए जो एक्सेस लिखा गया है और ये जो एक्सेस लिखा गया था, ये सब नाउन है। अब हमने इसका हिंदी मीनिंग भी जान लिया है कि पहले वाले एक्सेस का मतलब पहुंच होता है, दूसरे वाले एक्सेस का मतलब अति होता है। ना कहते हैं घर वाले हम लोगों से कहते हैं बहुत अति कह दिल हवा, मतलब बहुत अधिकता कह दी, हद कर दिए हैं, है ना। वो गोविंदा ने भी कहा था कि हद कर दिया आपने, इसका मतलब अति कर दिया है आपने। ठीक है, वो कबीरदास वाली बात आपको याद आ रही है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, ज्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है। समझ रहे हैं ना, सीधवा का मुंह कुत्ता चाटने लग जाता है, इसलिए आपको चुप्पा नहीं रहना, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ानी है। इसलिए मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहा था अंग्रेजी को थोड़ा अपने भाषा में लेकर के आइए, बोलिए चालिए, लोगों को बताइए आई नो इंग्लिश, अंग्रेजी में जानता हूं। ठीक है, आ जाओ। तो एक्सेस का मतलब पहुंच हो गया, अब इसे हम यूज कैसे करेंगे। यहां पर देखिए सेंटेंस जो दिया गया, ही हैज एन एक्सेस, ध्यान दीजिएगा, ही सब्जेक्ट है, हैज तुम्हारा वर्ब है, और ये जो
एन लगाया हुआ ये आर्टिकल है। और बच्चे आर्टिकल किसके लिए आते हैं? महिला सिंदूर किसके लिए लगाती है? टाइगर जिंदा है के लिए लगाती है। तो यहां पर आर्टिकल किसके लिए लगाया जाता है? नाउन के लिए लगाया जाता है। तो ये जो आर्टिकल हमको बतला रहा है कि अगला वाला क्या है? नाउन है। ठीक है जी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो एक्सेस लिखा गया है वो नाउन है। बताइए यहां पर ये बात साबित हो गई कि नहीं? तो यहां पर सेंटेंस जो किताब ने बनाया है कि उसकी पहुंच है टू द डीएम, किसके तक? डीएम तक। देखिए यहां पर एक बात आपको याद रखना है कि ही हैज एन एक्सेस टू द डीएम, यानी कि ये जो एक्सेस आया हुआ है, जब आप इसके बाद इस पहुंच के बाद किसी पर्सन को इंडिकेट करेंगे, किसी समवन को रिप्रेजेंट करेंगे, तब यहां पर इसके साथ आप प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखें। आपको कहना कि मेरी पहुंच मंत्री जी तक है, तो आप बोलेंगे मेरी पहुंच का। अच्छा बताइए, मेरी का यहां माई नहीं लेंगे, मेरी का यहां हम आई लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सब्जेक्ट चाहिए, और मेरी मतलब माई, और माई का सब्जेक्ट क्या होता? आई होता। वेरी गुड। तो आप यहां कहेंगे आई। अब यहां लिखा हैज, तो आपको पता है आई के साथ हैज नहीं लगता, आई के साथ लगता है हैव। आई हैव। अब मेरी भी पहुंच है, तो आप कहिए एन एक्सेस, मेरी पहुंच है। कहां तक है? अब आप कह दीजिए टू मोदी। ठीक है, टू द मिनिस्टर, किसी मंत्री तक। ज्यादा मत फेंकिए, मिनिस्टर तक रहने दीजिए। तो यहां तक हो गया। मेरी पहुंच जो है वो मंत्री जी तक है। ना कहते हैं तुमको देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यही नहीं देख पा रहे हमको, हम कितना अच्छा है। आ जाओ यहां देखते हैं। तो एक सेंटेंस हमने इस तरीके से अपने से बनाया, और आपको हमने ध्यान ये भी दिलाया, एक्सेस के बाद जब हम किसी समूह को रिप्रेजेंट करेंगे, जब किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम यहां पर टू का प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन के रूप में। ओके ठीक है। अब यहां पर ये जो एक्सेस लिखा गया था, अति वाली बात, मैं कहूंगा कि ये अच्छा एग्जांपल है। इसको आप एक मुहावरे के रूप में, या फिर आपको इसके सेंटेंस जो यूज करते हैं हम डेली लाइफ में, उस तरीके से आपको यहां पर लर्न कर लेना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कहने का मतलब है किसी भी चीज की जो अति होती है ना, वो बुरी होती है। किसी भी चीज की जो अति होती है वो बुरी होती है। तो आप इसको लर्न कर लीजिए। यानी कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। आजकल देखिए बहुत बारिश हो रही है, तो अति का भला ना बरसना, और अति का भला ना धूप। ज्यादा धूप ये हो जाएगा तो सूखा पड़ जाएगा, और ज्यादा बारिश ये हो गई थी तो देख रहे हैं जैसे लग रहा है बाढ़ से आ जाएगी। ठीक वैसे आज का मौसम अच्छा है, तो आप इससे लर्न कर लीजिए। यहां आप लर्न कर लीजिए कि किसी भी चीज की जो अति होती है वो अच्छी नहीं होती है। आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, तो इसको अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो जो काबिल बच्चे हैं इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड, कहने का मतलब हो गया इस बैड का हमने उल्टा कर दिया और इसमें लगा दिया नॉट। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। समझ पा रहे हैं? अगर कोई बहुत ज्यादा सुंदर भी हो जाए ना, मान लीजिए सुंदर चीज हर लोगों को पसंद रहती है, ठीक है, अगर कोई बहुत ही सुंदर हो गया तो कहते भाई किसको लग रहा है चरक हुआ है, चरकहा है ये, ठीक है। तो भैया किसी भी चीज की अति जो है वो अच्छी नहीं होती है, इसलिए सावधान, जागो ग्राहक जागो। अगले वाले पर आते हैं, ये है अफेक्ट, राइट। ये अफेक्ट का मतलब हो गया प्रभाव डालना। इसको बोलते हैं टू इन्फ्लुएंस। मेरे दोस्त बने रहिए, मैं आपको बहुत दूर तक लेके जाऊंगा। टू अफेक्ट यहां पर हो गया, टू इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालना, प्रभावित करना। ध्यान रखना ये एक वर्ब है, यहां देखिए ब्रैकेट में लिखा है, ये हमको इशारा करके बता दिया है कि आपको जान लेना है कि इस अफेक्ट को हम एज अ वर्ब यूज करते हैं, और इस इफेक्ट को हम जो है वो नाउन के जैसा यूज करते हैं। बच्चे नाउन वर्ब कंजंक्शन प्रीपोजिशन इस तरीके से जानने का मतलब ये हो गया कि आप उसका यूज उसी तरह से आगे सेंटेंस में करेंगे, ठीक है। तो इस अफेक्ट को हम एज अ वर्ब यूज करेंगे। यहां पर देखिए लिखा ना, द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स। आजकल खूब बारिश हुआ, तो ये उसी से देखिए मैं आपसे यहां पे एक एग्जांपल यही रख रहा हूं किताब वाला। द हैवी रेन्स जो भारी वर्षा हो, विल अफेक्ट प्रभावित कर देगी किसको? द क्रॉप्स माने फसलों को, ठीक है। ये छोड़िए, अपना बनाइए। आपका डिसीजन आपके करियर को प्रभावित कर देगा। योर डिसीजन विल अफेक्ट योर करियर। बात समझ पा रहे हैं? खुद से बनाइए। आपकी जो संगति है ना, आपकी जो संगति है वो आपके गोल को प्रभावित करेगी। तो योर कंपनी विल अफेक्ट योर गोल। मेरी बात समझ पा रहे हैं? खुद से बनाना सीखिए, खुद से बनाइए, अपने आप से सेंटेंस क्रिएट करिए, और अपने आप से सेंटेंस क्रिएट करिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। अब यहां पे जो इफेक्ट लिखा गया ये प्रभावित करना है, तो इसको आप कह सकते हैं। अब यहां पे जो लिखा कि नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट ऑन हिम, कह रहा है कि कोई भी सलाह का उस पर फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा मतलब असर नहीं पड़ा, कोई भी प्रभाव नहीं दिखा, ठीक है। किसी भी सलाह का उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखता है, पड़ता है। तो अब इसमें जो लिखा है वो छोड़ दीजिए, अपने से बनाना सीखिए कि इस चीज का प्रभाव है, इस चीज का प्रभाव नहीं है।
ठीक है, अगर आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो मुझे लगता है कि उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, लॉन्ग वीडियो देखते हैं उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लंबा समय आप देते हैं किसी चीज को जानने के लिए, आप एक्सपेंड कर रहे हैं, टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप कहे ना, कितनी बार बोलते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं खा लो दवाई कोई दिक्कत नहीं है, एक क्रीम लगा ले इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसे देखिए वो यामी गौतम नहीं है, फेयर लवली का प्रचार करती है, 4 हफ्तों में गोरा रंग पाइए, दुपट्टा हटाइए, निखार ले आइए, पता नहीं कौन ग्लो लवली, फेयर लवली, दुनिया भर का प्रचार आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? बताइए, आता है ना? ठीक है, क्या बताएं, हम भी इससे हम भी बहुत पीड़ित रहे हैं, तभी ये बात आपसे कर रहे हैं। यहां पर जो आपको दिख रहा है वो तो भैया सब फिल्टर का कमाल है, ठीक है, बाकी हम लोग तो वही हैं, काले हैं, क्या करें मगर दिल वाले हैं। अभी समझना, वो जो क्रीम है, वो जो दवाई जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, लगाओ उसका, खाओ इसका, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा साइड इफेक्ट नहीं है। तो हम वहां पे बोलते हैं कि इट हैज नो इफेक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं है, इट हैज नो इफेक्ट। ध्यान दीजिए मेरे भाई, इसका कोई प्रभाव नहीं है। और वैसे भी यहां पे देखिए नो लिखा तो नो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं? नाउन प्रोनाउन के लिए आते हैं, तो ये तुम्हारा नाउन है इसमें, ठीक है। अब इतना अगर समझ पा रहे तो ठीक है, बाकी सेंटेंस तुम अपने से इस तरीके से बना लेना। अब यहाँ पे इट का तुम डायरेक्टली क्रीम लिख देना, दिस क्रीम हैज नो इफेक्ट, इस क्रीम का कोनो प्रभाव नहीं है। कुछ लगाएंगे आप 4 हफ्ता क्या 4 साल पोतते लहराएंगे फेयर लवली ना, कोनो प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहां पर लिख सकते हैं दिस मेडिसिन हैज नो इफेक्ट, या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि भैया ये वाली क्रीम का अगर किसी को सूट कर गया तो कहेगा बहुत बढ़िया इसका प्रभाव रहा, दिस क्रीम हैज अ वेरी गुड इफेक्ट, बड़ा अच्छा प्रभाव रहा, दिस क्रीम हैज अ गुड इफेक्ट, ऐसे बना लीजिए नॉर्मल, आपको 2 नंबर उसको देना ही देना, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले पर आते हैं। ये देखिए हमारा एक्सीड लिखा गया, एक्सीड। बच्चे देखो एक्सीड का मतलब भी स्वीकार करना होता है, यहां पर देखिए एक्सेप्ट का भी मतलब स्वीकार करना होता है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, कहते हैं ना कि तुझ में और मुझ में बस फर्क इतना है, तो फर्क कितना है, इस एक्सेप्ट का भी मतलब स्वीकार करना था और इस एक्सीड का भी मतलब स्वीकार करना था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है मेरे दोस्त? यहां पर एक बात देखिए कि ये भी वर्ब था और ये भी वर्ब है, तो फिर कहेंगे तब क्या देखें हम डिफरेंस, कोई बताइए तब ना हम देखेंगे। कह रहे हैं देखिए देखिए, तो यहां पर देखिए जो एक्सेप्टेड लिखा गया है इसके बाद सीधा सीधा इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है, और यहां पर जो एक्सीडेड लिखा गया है इसके बाद सीधा सीधा इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, इसके बीच में प्रीपोजिशन डाला जाता है, ठीक है, इसके बीच में प्रीपोजिशन डाला गया है। तो इससे हमें यह समझ में आता है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यही दोनों को अगर हल कर दिया जाए, अब कौनो विधि लगा ला, चाहे तो आप सिरधराचार लगा लीजिए, चाहे से कोई विधि लगा लीजिए, इन्हीं समीकरण को हल करिए और इससे आपको एक बात समझ में आएगी। क्या बात समझ में आएगी? कि इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया और इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया बल्कि प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लिखा गया। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि ये वाला वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और ये वाला वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब कितना जने सुन के सोच रहे होंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नया नखरा कहां से आ गया? अरे भैया ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है और ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए योगी जी हैं, ऐसे मान के चले कि जिसका शादी हुआ, जिसके साथ उसकी पत्नी है, वो ट्रांजिटिव है, और जिसके साथ नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। आप इधर देखिए, यानी कि इस एक्सेप्ट के बाद हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, इस एक्सेप्ट वर्ब के बाद हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, लेकिन इस एक्सीड के बाद हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को नहीं लिख सकते हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा, आगे से ध्यान रखिएगा, जब आपको एक्सीड अपने सेंटेंस में यूज करना होगा, कहे सर पहले वाले में आपने बड़े आसानी से बता दिया था, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं आपके प्रपोजल को स्वीकार कर लेता हूं, तो क्या मैं इसको एक्सीड से भी बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप इसको बना सकते हैं आई एक्सीड योर प्रपोजल, आप नहीं लिख सकते हैं, मैं आपके प्रपोजल को स्वीकार कर लेता हूं, जो भी है यहां समझ लीजिएगा। यह सही नहीं हो पाएगा, पता है क्यों? क्योंकि हमें पता है ये जो एक्सीड लिखा गया था ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा टू। तो ध्यान रखिए इस एक्सीड वर्ब का एक फिक्स प्रीपोजिशन है, वो है टू, आपको हमेशा टू लगा करके चलना है। लेकिन जब यहीं पर आप एक्सेप्ट लिखेंगे कि आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, तो वहां पे टू की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? आ जाइए आगे बढ़ लेते हैं, लंबा वीडियो हो जा रहा है, क्या करें भाई, चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए समय तो लगता है, ठीक है, फिर भी देखिए इसको, ये जो दूसरा लिखा गया है इसका मतलब है एक्सीड, और इस एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना। मेरे बच्चे यहां पर अगर ध्यान दीजिए तो ये भी वर्ब है,
ये भी एक क्रिया के जैसा यूज होता है। तो इस एक्सीड का मतलब अधिक होना, इसी एक्सीड, ये वाला ऊपर देखिए एक्सेस जो लिखा गया था ना, एक्सेस का मतलब अधिकता या अति होती है, ये नाउन फॉर्म में था, लेकिन यहां पर जो एक्सीड लिखा गया है ये वर्ब फॉर्म में है, ये वर्ब फॉर्म में। और मैं आपको बताऊं एक बड़ी अच्छी जानकारी दूं, तो ये जो एक्सीड का मतलब अधिक होना है, ज्यादा होना है, ग्रेटर देन होना होता है, टू बी ग्रेटर देन, मोर देन होता है, तो ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। यानी जब ये क्रिया आएगी ना तो इसके बाद हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको यहां पर एक्सेप्ट वाले में बताया था। तो जब मैं इसको अपने सेंटेंस में यहां पे यूज करूंगा, यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, योर एसे, आपका जो निबंध है, शुड नॉट एक्सीड, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, 250 वर्ड्स, 250 शब्दों से, 250 शब्दों से आपका जो निबंध है वो अधिक नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए जो एक्सीड लिखा गया है एज अ वर्ब लिखा गया है, इससे पहले एक शुड हेल्पिंग वर्ब जिसको मॉडल कहते हैं यहां पर इस्तेमाल किया गया है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अगर वो प्रेजेंट का मॉडल होता है। तो यहां पर देखिए जो वर्ब लिखा गया है, इसके बाद सीधा सीधा डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है। इसका मतलब है कि ये जो एक्सीड वर्ब है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना मेरे दोस्त, अगर ये सेंटेंस यहां पे नहीं लिखा होता तो शायद मैं ऐसे सोचता कि आपका जो निबंध है ना वो 250 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, मैं इसमें फ्रॉम घुसेड़ देता, योर एसे शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम 250 वर्ड्स, मैं कुछ ऐसा क्रिएट करता। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि एक्सीड एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, मैं कहूंगा दिल संभल जा जरा, रुक जा जरा, है नहीं, बाद में आप कहेंगे गलती कर बैठा है। तो फिर जब गलती कर बैठा है, घर आने के बाद आप कहेंगे गलती कर बैठा है, तो टीचर कहेगा कि बोल तुम्हारा क्या होगा, वो नंबर काट लेगा वहीं पर। ठीक है, आपको यहां पर अब क्या समझना है, अपने से खुद बनाना है। कोई अब सेंटेंस अपने से बनाइए, कुछ दिमाग में सोचिए यार, कुछ क्रिएटिव करिए, क्यों किताब के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ क्रिएटिव तो आप कर ही सकते हैं, बहुत क्रिएटिव कर सकते हैं। देखिए अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाना चाहिए, समझ रहे हैं, आपका गोल जितना बड़ा होगा उतना आप काम भी तो करेंगे, उतना बिजी भी तो रहेंगे, फालतू की चीजों से आप जो है दूर रहेंगे। तो आप कहिए अपनी एक्सपेक्टेशन को आपको बढ़ानी चाहिए। आप यहां पे बनाइए यू शुड एक्सीड, यू शुड एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन, जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उसको बढ़ाई रखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया आशा पर ही कायम है। ये जो दुनिया है ना, ये आशा पर ही जिंदा है, ये जी रही है। तो यू शुड एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। आपको कुछ भी और कर सकते हैं, जो भी आपको सेंटेंस आता दिमाग में उस तरीके से बनाइए। और आखिरी में यहां पे लेता हूं पांचवा जो अडेप्ट, मैंने पूरे होमोफोन्स में लगभग ये पांचवें वाला जो दिया गया है इसकी खूब चर्चा की है मैंने, ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चा मैंने किया अडेप्ट और अडॉप्ट की, राइट। अब यहां पर इसमें तीनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो पहले वाले एडेप्ट का मतलब जो दिया गया है उसका मतलब जो है वो, एडेप्ट का जो पहले वाले का है उसका मतलब एडजस्ट करना, अनुकूल बना लेना। इस वाले एडेप्ट का जो मतलब है उसका मतलब है स्किल्ड हो जाना, चतुर, ठीक है, इसका मतलब होता है क्लेवर, चालाक होना। इस एडॉप्ट का मतलब है ग्रहण कर लेना, अपना लेना। अब मेरे भाई देखो, हिंदी हिंदी आपको तो पहले से पता है, लेकिन इस एडॉप्ट का जो है अनुकूल बनाना, ये वर्ब है, ये क्रिया के जैसा यूज। और ये वाला जो एडॉप्ट लिखा गया है ये एडजेक्टिव के जैसा यूज होगा, और ये जो एडॉप्ट लिखा गया है यह एक वर्ब के जैसा यूज होगा। जैसे ही हमें इतनी बातें पता चली उसको हम उस सेंटेंस में उसी तरीके से यूज करेंगे। तो यहां पर ये वाला एडेप्ट जो है वर्ब के जैसा यूज होगा। तो हम बताएंगे ना, पिछले वाले एपिसोड में हमने एक सवाल आपसे पूछा था कि मैं अपने आप को हर परिस्थितियों में डाल लेता हूं। अब यहां पर जरा नजर मारिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। यहां पे लिखा ना वी शुड अडॉप्ट, ये शुड एक हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर ये जो एडेप्ट लिखा गया ये मेन वर्ब के रूप में लिखा गया है। तो ये मेन वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल हो गया, हेल्पिंग हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एडेप्ट के साथ ना जब ऑब्जेक्ट नहीं आता है बच्चे, तो एडेप्ट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में देना पड़ता है। तो यहां पर ये वी जो लिखा गया है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पे क्या लिखा गया, आवर सेल्फ्स लिखा गया, राइट। और आपको ध्यान देना है कि एडेप्ट के साथ प्रीपोजिशन इन, इनटू ये सब नहीं लगता है, क्या लगता है, टू लगता है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने क्वेश्चन का जवाब जो है वो मिल गया होगा। जो क्वेश्चन हमने कल बनाया था कि मैं अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल लेता हूं, ये मैंने आपको बनाया था आई अडेप्ट इन ऑल कंडीशंस। तो इसका सही जवाब जो है वो 3 करोड़ का ये होगा कि आई का ये सब्जेक्ट हो गया, ये अडेप्ट जो वर्ब लिखा गया, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हमारे पास, तो इस आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखना पड़ेगा। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चे होता है माई सेल्फ। अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पहले से होगा तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव रखने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हैं। जब पहले से बिया है दूसरा बिया फिर काहे करेंगे आप, नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट अगर होगा तो आपको दोबारा से माई सेल्फ रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, चलिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने ऑब्जेक्टिव केस में रख दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ होता, राइट। अगर यहाँ पे ही होता तो हम यहाँ पे रखते हिम सेल्फ, अगर यहाँ पे सी होता तो हम रखते यहाँ पे हर सेल्फ, अगर यहाँ पे दे होता तो हम रखते देम सेल्व्स, राइट। अच्छा, अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि अडेप्ट के साथ
फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना। तो यहां पर जो इन आया हुआ है ये भी रॉन्ग है, आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, टू। अब इसका सही आंसर होगा आई अडॉप्ट माई सेल्फ टू ऑल कंडीशंस, मैं अपने आप को हर परिस्थितियों में क्या कर लेता हूं, ढाल लेता हूं। दो चार लोगों ने वीडियो में आंसर किया था, कुछ लोगों का सही भी है, कुछ लोगों का थोड़ा बहुत गलत है, आपने प्रयास किया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, आ जाओ अगले वाले में आते हैं। ठीक है बच्चे, आपको ये पता चल गया इसके बारे में, जो थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको याद रखना। ये वाला एडेप्ट जो लिखा गया है ना, इसका मतलब चतुर या चालाक होता है। हम कह सकते हैं ना कि तुम तो बहुत चालाक हो, और सुने हैं ना, तुम तो बड़ी धोखेबाज हो, तुम तो बहुत चालाक हो, तो हम इसको यहां बना लेते हैं, यू आर अडेप्ट, आप क्या होते हैं, आप बहुत चालाक हैं, यू आर अडेप्ट। आप किसी में बोल लीजिए यू आर अडेप्ट, यू आर गुड आप बोलते हैं ना, आप चालाक हैं। थोड़ा सेंटेंस बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर के माइंड में आप ये क्रिएट कर सके कि हाँ मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है या मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं। तो यू आर अडेप्ट को लेकर के आप कहेंगे कि तुम चालाक हो। अब इसको क्या कहेंगे, यू आर अडेप्ट, आप चालाक हैं। अब बना किसी में, देखो अडेप्ट के साथ आयट भी लगता है, एडेप्ट के साथ इन लगता है। मैं इसका डिस्कशन यहां पर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। आपकी किताब में यहां पे दिया इन ड्राइंग, तो इसका मतलब इस एडेप्ट के साथ मैं यहां पे इन लेके चलता हूं, और कोई भी एक्शन यहां पर रखेंगे हम तो उसका जीरेंड फॉर्म लिखेंगे, कहने का मतलब आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। हम कहेंगे यू आर अडेप्ट इन, किसी भी चीज में ले लेते हैं, यू आर अडेप्ट इन प्लेइंग, आप खेलने में बहुत माहिर है। ठीक है, आप झूठ बोलने में बहुत माहिर है, यू आर अडेप्ट इन टेलिंग अ लाई। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, ये यहां से एक सेंटेंस बना सकते हैं, आप झूठ बोलने में बहुत माहिर है, राइट, वो झूठ बोलने में बहुत माहिर है, सी इज अडेप्ट इन टेलिंग अ लाई, राइट। ओके, सो लास्ट वन, यहां पर एक आखिरी एग्जांपल है, अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब बच्चे होता ग्रहण करना या अपनाना। अपनाना मतलब यहां पर आप कह सकते हैं किसी ने किसी को अपना लिया या फिर किसी ने किसी को ग्रहण कर लिया, क्या है इसको हम समझते हैं। एडॉप्ट का मतलब ग्रहण करना, अपनाना जो भी होता है, इसका मतलब आप एक तो जानते होंगे कि गोद लेना होता है। गोद लेना का मतलब किसी अनाथ बच्चे को आपने गोद ले लिया, जैसे प्रियंका चोपड़ा को आप जानते हैं, उन्होंने गोद लिया है। हाँ, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये वर्ब है, तो सेंटेंस में आपको इसे ऐसा वर्ब यूज करना है। तो अगर मैं कहूं कि प्रियंका चोपड़ा ने एक बेबी को गोद लिया हुआ है, तो प्रियंका चोपड़ा ने बच्चे को गोद लिया है, दिया है, चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको बनाएंगे प्रियंका चोपड़ा हैज, और हैज आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्रियंका चोपड़ा हैज अडॉप्टेड अ बेबी। पीपल अडॉप्ट ऑर्फन बेबीज, जो लोग होते हैं वो अनाथ बच्चों को क्या करते हैं, गोद लेते हैं। अपने से खुद बनाइए मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, अगर ग्रहण करने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि उसने ग्रहण कर लिया, उसने अपना लिया है, एक नई आदत अपना लिया है। ठीक है, माई फ्रेंड हैज अडॉप्टेड अ बैड हैबिट, मेरे दोस्त ने एक बुरी आदत आजकल अपना लिया है। अब यहां पे देखिए बहुत बड़ा लिखा है, फार्मर्स, आजकल या फिर आज के टाइम में किसानों ने अडॉप्टेड, अपना लिया है साइंटिफिक मेथड्स, कुछ वैज्ञानिक विधियां ऑफ फार्मिंग, मतलब खेती की। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बनाइए सेंटेंस को। आशा करता हूं कि जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, तो जब आप होमोफोन्स लर्न करें तो उसका सेंस, उसका मीनिंग अपने माइंड में लर्न कर लें, और उसके बाद ये देखें उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि जैसे फंक्शन आपको पता चल जाएगा वैसे सेंटेंस में आपको उसका पोजीशन पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसको उसी पोजीशन पर हम रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय।